हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और FIR की। भाई देखिए, जब भी हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे साथ कोई अपराध होता है तो सबसे पहला जो हमारे मन में एक जो विचार आता है वो ये कि पुलिस स्टेशन जाया जाए और एक FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। अब ऐसे में क्या है मतलब FIR का, क्या है लीगल प्रोविजंस FIR से जुड़े हुए और क्या है हमारे अधिकार जब हम एक FIR दर्ज कराने जा रहे हैं, उन सभी से जुड़ी हुई बातें आज हम करेंगे। लेकिन FIR को समझने से पहले हमें समझना होगा कि किन केसेस में FIR दर्ज की जाती है। देखिए भाई, दो तरह के अपराध होते हैं। एक होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो कि ज्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो कि कंपैरेटिवली कम सीरियस नेचर के होते हैं। सबसे पहली तो बात यह कि जो ज्यादा सीरियस नेचर के ऑफेंसेस यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, केवल उन्हीं के केस में FIR दर्ज यहां पर की जाती है। बेसिकली जो रिपोर्ट या जो शिकायत आप पुलिस को देते हो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में, उसी को FIR यहां पर कहा जाता है। अब देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को थोड़ा सा ध्यान से समझें तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जैसा कि मैंने कहा कि ये ज्यादा सीरियस नेचर के होते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि पुलिस जो है यहां पर जिसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने कोई अपराध किया है, इस नेचर का अपराध किया है, उसे बिना किसी अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। यानी कि पुलिस जो है उसके पास ये अधिकार है कि उसे मजिस्ट्रेट के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि भाई यहां पर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया है, अगेन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वहां पर पुलिस जाएगी एंड उसे अरेस्ट कर लेगी। साथ ही में ये वो अपराध होते हैं जिनमें पुलिस जो है अपनी तहकीकात जो है वो भी बिना किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन के शुरू कर सकती है। यानी कि पुलिस के पास ये जरूरी नहीं है कि पुलिस पहले जज के पास जाए, वहां पे क्या करेगी, सर यहाँ पे अपराध हो गया सर प्लीज हमें एक परमिशन देना, नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि ये सीरियस नेचर के अपराध हैं। अब सीरियस नेचर के अपराध, मान लीजिए कहीं पे मर्डर हो गया, सो पुलिस क्या करेगी, सीधा यहां पर एक FIR दर्ज करेगी एंड जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। पुलिस ये नहीं कहेगी कि पहले मजिस्ट्रेट के पास जाओ। क्यों? क्योंकि लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या है भाई, देखिए अगर कहीं पे मर्डर हो गया या सीरियस ऑफेंस हो गया, सबसे पहली जिम्मेवारी क्या है कि सबूत जुटाए जाएं। सबसे पहली जिम्मेवारी यह है कि जो विटनेसेस हैं उन्हें यहां पर इकट्ठा किया जाए। अब मान लीजिए पुलिस अगर बिना बात की फॉर्मेलिटीज में पड़ती है, कोई जज के पास गई कोई वारंट लेने के लिए वगैरह या परमिशन लेने के लिए, तो यहाँ पे सबूत मिटाए जा सकते हैं, यहाँ पे विटनेसेस के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ या उनको धमकाया जा सकता है, विक्टिम को धमकाया जा सकता है। ऐसे में जो हमारा कानून है वो इजाजत देता है पुलिस को कि भाई बिना टाइम वेस्ट किए गो क्विकली एंड अरेस्ट द एक्यूज्ड एंड इन्वेस्टिगेशन को यानी कि तहकीकात को शुरू करें। अब मैंने कहा कि ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं ये सीरियस नेचर के होते हैं, लेकिन कहां पर इनको क्लासिफाई किया गया है तो वो भी हम देख लेते हैं। ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं ये हमारे CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के फर्स्ट शेड्यूल में क्लासिफाइड हैं। जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें बेसिकली एक पूरी लिस्ट दी गई है सभी अपराधों की, ऑफेंसेस की, एंड उन्हीं में लिखा हुआ है, उनके सामने लिखा हुआ है कि ये जो पर्टिकुलर अपराध है ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। फॉर एग्जाम्पल मर्डर हो गया, या फिर यहाँ पे स्टॉकिंग हो गया, किडनैपिंग हो गया, कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट हो गया, या फिर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एक्ट विच एंडेंजर्स ह्यूमन लाइफ एटसेट्रा। ये जितने भी आप एग्जांपल्स देख रहे हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। एंड मैं रिपीट कर देता हूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में जो भी आप इंफॉर्मेशन या जो भी जानकारी पुलिस को जाकर देते हो उसे कहा जाता है FIR। अब सवाल ये उठता है कि सर जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी कि जो लेस सीरियस नेचर के क्राइम्स होते हैं, क्या उनमें FIR दर्ज हो सकती है? तो जवाब है नहीं। उनमें जो आप इंफॉर्मेशन देते हो यानी कि उनमें जो आप शिकायत पुलिस को जाकर देते हो उसे कहा जाता है NCR यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। मान लीजिए यहां पर आपके साथ धोखाधड़ी यानी कि चीटिंग हुई, तो आप पुलिस स्टेशन में जाओगे, पुलिस वहां पर जो आपकी शिकायत दर्ज करेगी उसे कहा जाएगा NCR यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि पुलिस जाकर डायरेक्टली उस एक्यूज यानी उस आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती एंड ना ही डायरेक्टली अपने आप से कोई तहकीकात शुरू कर सकती है, क्योंकि ये नॉन सीरियस नेचर के अपराध होते हैं, लेस सीरियस नेचर के अपराध होते हैं। तो इसमें पुलिस को जो है क्या करना होता है, सबसे पहले मजिस्ट्रेट यानी कि एक जज के पास जाना होता है NCR लेकर, एंड मजिस्ट्रेट से यहाँ पर परमिशन मांगनी होती है उस एक्यूज्ड यानी उस आरोपी को अरेस्ट करने की। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट
एंड द पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट सच एन ऑफेंस विदाउट द कोर्ट्स परमिशन, यानी कि पुलिस अपने आप से एक तहकीकात नहीं शुरू कर सकती। एंड जैसे कि मैंने बताया कि यहां पर जो आप शिकायत दर्ज कराते हैं पुलिस के साथ, उसे कहा जाता है एनसीआर, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। एंड उसके बाद पुलिस जो है उसको लेके जाएगी मैजिस्ट्रेट के पास, एंड उसके बिना पर जो है, जो उनको परमिशन देगा मैजिस्ट्रेट, उसके ही बेसिस पर यहां पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने क्वारंटाइन के रूल्स तोड़े, अभी हमने देखा कोविड में क्वारंटाइन लगाया गया, अगर आप उसके रूल्स तोड़ रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसे मान लीजिए खाद्य पदार्थ को आप सेल कर रहे हैं, कोई ऐसे फूड को यहाँ पर फूड आइटम को सेल कर रहे हैं विच यू नो इज पॉइजनस, या फिर विच यू नो इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, जो कि मान लीजिए कोई खराब हुआ हुआ कोई फूड प्रोडक्ट है, आपको पता है कि यार ये खाने से सामने वाला बीमार हो सकता है, लेकिन फिर भी आप उसे सेल कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए चीटिंग हो गया वगैरह वगैरह। सो जो लेस सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं वहां पर आ जाते हैं, उसे कहा जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। एंड यहां पर जो शिकायत दर्ज होती है उसे कहा जाता है एनसीआर। सो ये है डिफरेंस एफआईआर और एनसीआर में। अब एफआईआर की ही हम बात करते हैं। अब एफआईआर जरूरी क्यों है, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, तो यहां पर समझ लेना जरूरी है। देखिए भाई, अगर किसी के खिलाफ कोई अपराध होता है तो उसकी सबसे बड़ी जो इच्छा होती है वो ये कि जिसने मेरे खिलाफ अपराध किया, यानी कि जो आरोपी है, जो अपराधी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। अब वो जो सजा मिलेगी उससे पहले तहकीकात होगी, तहकीकात के बाद क्या होगा, मामला कोर्ट में सुना जाएगा। लेकिन इन सबसे पहले क्या आ जाता है, इन सबसे पहले आती है शिकायत, यानी कि इन सबसे पहले आपको पुलिस के पास एक शिकायत देनी होगी, और वो शिकायत क्या है, एफआईआर। सो एफआईआर जो है वो पहला स्टेप है किसके तरफ, हमारे जुडिशियल सिस्टम यानी हमारे जस्टिस सिस्टम की तरफ। अगर आपको यहां पर एक आरोपी की कन्विक्शन चाहिए और एक आरोपी को आपको पनिश कराना है, तो यहां पर सबसे पहले आपको शिकायत दर्ज करानी होगी, एंड उसी के बिना पर यहां पर दूसरा कदम होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह से यहां पर जो है कदम बाय कदम, स्टेप बाय स्टेप यहां पर जो है आरोपी को सजा दी जा सकती है। सो बेसिकली एफआईआर पहला कदम है लेडीज एंड जेंटलमैन, इसलिए एफआईआर जो है वो जरूरी हो जाती है। एंड बिना एफआईआर रजिस्टर किए यहां पर इन्वेस्टिगेशन या तहकीकात शुरू हो ही नहीं सकती, जो कि सेकंड कदम होता है, सेकंड स्टेप होता है। अब एफआईआर जो है वो कहीं पर डिफाइंड नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि एफआईआर जो है वो किसी कानून में डिफाइंड नहीं है। बेसिकली सेक्शन 154 सीआरपीसी में यहाँ पर जो आप जानकारी पुलिस को या शिकायत पुलिस को देते हैं उसी को एफआईआर कहा गया है। अब क्या कहता है सेक्शन 154 सीआरपीसी का, वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सेक्शन 154 सीआरपी कहता है जी, इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉग्निजेबल केसेस या इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब देखिए, कहता है जी, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ऑरली टू अ पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय हिम। देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में पहले आप समझें। मेरे साथ कोई अपराध हुआ, मान लीजिए मुझे यहाँ पर किसी ने ग्रीवियसली हर्ट किया, यानी कि मुझे बहुत ही गंभीर चोट पहुंचाई। अब मैं क्या करूंगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा और पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज कराऊंगा। अगर ये शिकायत मैंने पुलिस को बोलकर दर्ज कराई तो पुलिस की जिम्मेवारी है कि उस शिकायत को जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे पीस ऑफ पेपर यानी कि अपने एक कागज पर लिखती रहे। अगर मैंने लिखित में शिकायत दी तो अलग मैटर, अगर मैंने बोलकर शिकायत दी तो क्या होगा, पुलिस उसको राइट करेगी। और मान लीजिए इन दोनों केसेस में क्या हो गया, अल्टीमेटली क्या होगा कि पुलिस के पास मेरी लिखित शिकायत पहुंच जाएगी। अब वो जो लिखित डॉक्यूमेंट होगी, जो शिकायत होगी मेरी, उसके ऊपर मुझसे साइन लिए जाएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई शिकायत लिखी, शिकायत लिखने के बाद यहाँ पर क्या होगा, मेरे यहाँ पर साइन कराए जाएंगे कि भाई मिस्टर चांद, आपने ये जो शिकायत दी है इसको आप अपने आप से वेरीफाई करें एंड इसमें अपने हस्ताक्षर करें, एंड इसका सबूत हो गया कि भाई ये शिकायत जो है आप ही ने दी है, बिना किसी दबाव के दी है, सच्ची है, एंड आपके इसके हस्ताक्षर हैं। अब ये जो शिकायत मैंने यहाँ पर दी, इसका एक रिकॉर्ड जो है पुलिस क्या करेगी, वो अपनी एक डायरी में लिखेगी, अपनी एक बुक में लिखेगी कि भाई हाँ, इस दिन हमें मिस्टर चांद ने आकर इतने बजे ये शिकायत दर्ज कराई। साथ ही में क्या होगा, साथ ही में पुलिस जो है उसकी एक कॉपी जो है वो मुझे भी देगी, यानी कि जो डॉक्यूमेंट या जो शिकायत पत्र मैंने पुलिस को दिया, जिसे हमने एफआईआर कह दिया, उसकी एक कॉपी पुलिस, फोटो कॉपी जो है वो पुलिस मुझे भी देगी, क्योंकि मैंने वो शिकायत दर्ज कराई। साथ ही में सेक्शन 154 में ये भी कहा गया कि मान लीजिए एक महिला जो है उसके खिलाफ कोई अपराध होता है। मान लीजिए एक महिला आती हैं एंड वो कहती हैं कि भाई मेरे खिलाफ
इनमें से कोई भी एक अपराध हुआ है, मान लीजिए वो कहती हैं कि सेक्शन 326A आईपी से जुड़ा हुआ कोई अपराध हुआ है, जैसे कि एसिड अटैक की कोई विक्टिम हो, या फिर वो कहती हैं कि सेक्शन 354 यानी कि असोल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, या फिर सेक्शन 354A सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, स्टॉकिंग का अपराध हुआ हो, या फिर रेप की कोई घटना हुई हो, या फिर पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम, जैसे कि हमें देखने को मिला था निर्भया के केस में हुआ था, जहां पर बहुत ही घिनौना अपराध, रेप के बाद वहां पर उनको प्रताड़ित किया जाता है एंड फिर वो कोमा में चली जाती हैं। सो कुछ ऐसा कोई अपराध हुआ हो, या फिर गैंग रेप हुआ हो, तो ऐसे में क्या है कि जो महिला हैं जिनके खिलाफ ये अपराध हुआ है, उनकी जो एफआईआर दर्ज की जाएगी वो किसी दूसरी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही यहाँ पर दर्ज की जाएगी। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि जो एक महिला जिनके साथ इनमें से कोई भी अपराध हुआ है, उनकी जो शिकायत है कोई मेल पुलिस जो पर्सोनल है वो दर्ज नहीं कर सकता, एक महिला पुलिस जो है वही यहाँ पर दर्ज करेंगे। साथ ही में ये भी कहा गया कि मान लीजिए कोई महिला है जिनके साथ ये अपराध भी हुआ है, साथ ही में वो महिला जो है वो टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड हैं। मैं रिपीट करता हूं कि मान लीजिए एक महिला है जो कि या एक विक्टिम है जो कि टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली फिजिकली या फिर मेंटली डिसेबल हैं, एंड उनके साथ कोई ऐसा अपराध हो जाता है जिनकी हमने बात की, तो ऐसे केस में स्पष्ट किया गया पुलिस को कि पुलिस उस विक्टिम को थाने में यानी कि पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाएगी। बेसिकली पुलिस जाएगी उस महिला के घर में या उस विक्टिम के घर में या उस विक्टिम के ऐसी जगह पर जो उसको कन्वीनियंट हो, राइट। सो वहां जाएगी पुलिस एंड वहां जाकर एक एफआईआर दर्ज करेगी। और साथ ही में यह भी कह दिया गया कि ऐसे केसेस में जिसकी हमने अभी बात की, मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड विक्टिम के केस में वीडियोग्राफी भी वहां पर की जाएगी शिकायत की। यानी कि जब पुलिस उसकी शिकायत दर्ज कर रही होगी तो सारी की सारी जो प्रक्रिया होगी वो कैमरा में कैद की जाएगी। साथ ही में ये भी स्पष्ट किया गया कि अगर ऐसा कोई विक्टिम है जो कि मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है और कोई उसके साथ इनमें से कोई भी अपराध हुआ है, तो वहाँ पर एक स्पेशल एक्सपर्ट को भी बुलाया जाएगा, एक इंटरप्रेटर को भी बुलाया जाएगा या फिर स्पेशल एजुकेटर को बुलाया जाएगा जो उस विक्टिम की भाषा को समझता हो, उस विक्टिम के इशारों का मतलब समझता हो एंड प्रॉपर वे में यहाँ पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। सो बेसिकली आप देखिए दोस्तों, बहुत ही डिटेल में यहाँ पर बात की गई है एफआईआर से जुड़ी हुई। सो कोई स्कोप नहीं छोड़ा गया है कि यहाँ पर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या गलत एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि एफआईआर की इंपॉर्टेंस ही बहुत अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक इन्फॉर्मेशन की जो कॉपी है वो आपको दी जाएगी, यानी कि जिसने इन्फॉर्मेशन या पुलिस को एफआईआर दर्ज कराई है उसका ये अधिकार है सेक्शन 154 में ही कि उस एक एफआईआर की जो कॉपी है वो पुलिस आपको भी दे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे बिना कोई पैसा मांगे हुए। साथ ही में सवाल ये उठता है जो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि आप पुलिस के पास गए, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर आपकी शिकायत दर्ज करने से ही मना कर दिया। अब ऐसे में क्या करें? अगर पुलिस ने आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया है तो ऐसे में सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 में ही यहाँ पर प्रावधान दिया गया है कि जिस विक्टिम की शिकायत पुलिस दर्ज करने से मना करती है वो विक्टिम यहाँ पर अपनी शिकायत ओरली या बाय पोस्ट या फिर बाय राइटिंग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकता है, यानी कि जो जिला का जो मुख्य पुलिस अधिकारी है उसको अपनी शिकायत भेज सकता है। यानी कि अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है और वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो आप अपनी शिकायत बाय पोस्ट या फिर इन राइटिंग खुद भी जाकर एक जो एसपी हैं आपके जिला के उनको दे सकते हैं। उसके बाद एसपी को अगर लगता है कि वाकई में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगता है कि वाकई में आपके साथ कॉग्निजेबल अपराध हुआ है, तो एसपी खुद उसका संज्ञान लेकर खुद से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं या फिर वो अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कह सकते हैं कि भाई इस मामले में इन्वेस्टिगेशन यानी कि तहकीकात जो है वो शुरू की जानी चाहिए और एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे सकते हैं। हु कैन लॉज एन एफआईआर, यानी कि कौन कौन एफआईआर दर्ज कर सकता है? क्या केवल वही व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है जिसके खिलाफ अपराध हुआ है? तो जवाब है नहीं। बेसिकली यहाँ पर रूल ये है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ जिस व्यक्ति के खिलाफ यहाँ अपराध हुआ है वो तो एफआईआर दर्ज करा ही सकता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध को होते हुए देखा हो उसके पास भी यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने की यहाँ पर जो है परमिशन दी गई है।
एनीवन हु नोज अबाउट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल, या फिर जिसे पता हो कि कोई अपराध हुआ है, पक्का पता है, उसने वहां पर उस चीज का उसको प्रूफ है कि अपराध हुआ है, हु नोज, उसके पास भी यहाँ पे परमिशन है कि वो पुलिस के पास जा सकता है और एफआईआर दर्ज करा सकता है। इनफैक्ट अगर कोई पुलिस वाला हो जिसने अपराध होते हुए देखा है और उसके पास जानकारी है, या फिर उसके पास जानकारी है कि अपराध हुआ है, तो वो भी यहाँ पर जो है एफआईआर दर्ज कर सकता है। विल इट बी नेसेसरी फॉर द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इन ईच एंड एवरी एफआईआर केस? तो यहाँ पर जवाब है नहीं। यानी कि क्या एक पुलिस वाले के लिए ज़रूरी है कि जब भी एक एफआईआर दर्ज हो गई उसमें तहकीकात करनी ही करनी है? तो उसका जवाब है नहीं। यहाँ पर हमारा सेक्शन 157 है सीआरपीसी का, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि पुलिस मे नॉट इन्वेस्टिगेट अ कंप्लेंट इवन इफ यू फाइल एन एफआईआर व्हेन द केस इज नॉट अ सीरियस ऑफेंस इन नेचर। यानी कि मान लीजिए पुलिस को लग रहा है कि ये जो कॉग्निजेबल की कैटेगरी में तो आ गया, लेकिन सीरियस ऑफेंस नहीं है, एंड पुलिस को लगता है कि सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं है, तो वो वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन यानी तहकीकात करने से मना कर सकते हैं। या फिर पुलिस को लगता है कि तहकीकात करने के कोई सब्सटेंशियल ग्राउंड्स ही नहीं है, यानी कि कोई बेस ही नहीं बन रहा है जिसके ऊपर तहकीकात करी जाए, तो ऐसे में पुलिस जो है अपनी तरफ से लिखित में यहाँ पर रीजनिंग देते हुए जो तहकीकात है वो करने से मना कर सकती है। यानी कि पुलिस जो है इट मस्ट रिकॉर्ड द रीजन फॉर नॉट कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन, एंड पुलिस जो है यहाँ पर एफआईआर के बाद भी इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकती है। व्हाट शुड बी मेंशन्ड इन एफआईआर? जब भी आप एक एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों को उस एफआईआर में मेंशन करना होता है वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले तो वो कि जो भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने जा रहा है उसे अपना नेम एंड एड्रेस यानी कि अपना नाम व पता उसमें लिखना होता है। साथ ही में डेट, टाइम एंड लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट यू आर रिपोर्टिंग, जो भी आप जिस भी इंसिडेंट के बारे में आप यहाँ पे रिपोर्ट करवा रहे हो उसकी डेट, उसका टाइम, उसका प्रॉपर जो भी प्लेस था, साथ ही में उसके जितने भी ट्रू फैक्ट्स हैं यानी कि जो भी सच्चे तथ्य हैं केवल वही यहाँ पर बताए जाने चाहिए। साथ ही में ये भी कहा गया कि उस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में यानी कि उस पूरे के पूरे अपराध में जो भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो भी व्यक्ति वहाँ पर उस अपराध से रिलेटेड हैं, उन सबका नाम एंड उनका हुलिया या उनकी जो भी डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको यहाँ पर बतानी चाहिए। साथ ही में कोई उसका विटनेस है यानी कि कोई उसका गवाह है उस पूरे केस का, तो उसका नाम भी आपको यहाँ पर बताना चाहिए। साथ ही में एक सवाल उठता है कि जीरो एफआईआर क्या होती है। अब जीरो एफआईआर क्या होती है वो भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के साथ जिसका नाम है मान लीजिए राम, उसके साथ अपराध होता है दिल्ली में। उसने फटाफट से दिल्ली में जैसे ही उसके साथ अपराध हुआ उसने फटाफट से अपना बैग पैक किया, फ्लाइट पकड़ी और मुंबई पहुंच गया। मुंबई में जाकर उसको लगा कि अब मैं सेफ हूं, अब उसको जाके तसल्ली हुई कि वो सेफ है। अब उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ अपराध हो चुका है दिल्ली में, लेकिन क्योंकि वो मुंबई पहुंच चुका है तो उसे लगा कि मैं मुंबई पुलिस के साथ ही एक एफआईआर दर्ज करा देता हूं, उन्हें जानकारी दे देता हूं कि मेरे साथ ये अपराध दिल्ली में हुआ। अब ऐसे में ये होता है कि मुंबई पुलिस उस व्यक्ति को ये कहकर टाल नहीं सकती कि भाई तुम्हारा अपराध जो है वो दिल्ली में हुआ था तो दिल्ली में जाकर एफआईआर दर्ज कराओ। नहीं, मुंबई पुलिस क्या करेगी, मुंबई पुलिस उसकी एक एफआईआर लिखेगी जिसे कहा गया यहाँ पर जीरो एफआईआर। बेसिकली मुंबई पुलिस जो यहाँ पर एफआईआर लिख रही है क्योंकि मुंबई में वो अपराध नहीं हुआ, बट स्टिल जो है मुंबई पुलिस जो है उसकी एफआईआर लिखेगी। मुंबई पुलिस उसकी एफआईआर लिखने के बाद उसको भेज देगी दिल्ली में और दिल्ली पुलिस जो है एक फ्रेश एफआईआर लिखेगी। अब इस पूरी कड़ी में जो मुंबई पुलिस ने एफआईआर लिखी उसे कहा जाता है जीरो एफआईआर, क्योंकि मुंबई पुलिस ने यहाँ पर जो एफआईआर लिखी उसके ऊपर खुद से वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, वो सिर्फ लिख रही है एक रिकॉर्ड के पर्पज से, एंड उसे भेजा जाएगा कहाँ, दिल्ली पुलिस में। दिल्ली में उस थाने के अंडर जहाँ पर अपराध हुआ उसमें ये एफआईआर को भेजा जाएगा और वही पुलिस यहाँ पर तहकीकात करेगी, वहीं पर केस रजिस्टर होगा। सो जीरो एफआईआर वही होती है जो हमने देखा कि इस केस में मुंबई में लिखी गई। अब ऐसे में अगर आप एक एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए भाई, कई बार हमें देखने को मिलता है कि एफआईआर जो दर्ज कराने वाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एग्जैजरेट कर देते हैं, यानी कि बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं या फिर गलत या फॉल्स इन्फॉर्मेशन पुलिस को देते हैं। अब देखिए बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिलता है कि एक पड़ोसी की दूसरे पड़ोसियों से लड़ाई है या किसी एक व्यक्ति की दूसरे से दुश्मनी है, तो वो उससे बदला लेने के लिए गलत एफआईआर दर्ज करा देते हैं। अब ऐसे में प्रावधान है आईपीसी में कि अगर कोई व्यक्ति गलत एफआईआर दर्ज कराता है तो उसे सजा का यहाँ प्रावधान है। सेक्शन 182 उसके साथ साथ 211, 209 कई सारे सेक्शंस हैं ऐसे में जहाँ पर आपको सजा मिल सकती है अगर आप यहाँ पर गलत एफआईआर या झूठी एफआईआर दर्ज कराते हैं।
कितनी सज़ा, वो 2 साल तक की भी हो सकती है एंड कुछ केसेस में वो 7 साल तक की सज़ा आपको मिल सकती है। साथ ही में एक चीज़ का और ध्यान रखें कि झूठ के साथ, झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना है एफआईआर दर्ज कराते समय। साथ ही में एग्जैजरेट यानी कि बातों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना है। फैक्ट जैसे थे उनको सच्चा लिखना है, सच्चा बताना है, उन्हें इधर उधर हिलाना नहीं है। एंड साथ ही में क्लियर स्टेटमेंट्स दो, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट ना दो जो कि वेग हो या फिर जो जिसके कई सारे मतलब निकलते हो। स्पष्ट बात करनी है एक एफआईआर दर्ज कराते हुए। तो ये थे कुछ प्रावधान जुड़े हुए एफआईआर से। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगी। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।